गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम 68वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और आज हम आपके साथ यहां पर फिर से रूबरू हुए हैं आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए। आपको अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्म करें, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देने के लिए, और इस शुभकामनाओं के साथ ही मैं कुछ एक दो सजेशन देना चाहता हूं। हम लोग एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं, हम लोग लंबे समय से यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फिर अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपसे जुड़े रहे, और ये अंतिम समय है। अब एग्ज़ाम से जस्ट अब होने ही वाला है, तो उसके जस्ट पहले अब अंतिम सजेशन कि आप क्या करें और क्या ना करें और किस प्रकार से आपने जो भी तैयारी कर रखी है उसको मुकम्मल रूप से परफॉर्म कर पाएं और बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएं। इसके लिए मैं आपको बस कुछ छोटे मोटे कुछ सजेशंस देना चाहता हूं, और ये सजेशन आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी के स्ट्रैटेजी का अंतिम चरण है, अंतिम स्ट्रैटेजी है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर हम एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी को लेकर के चलेंगे तो हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट करके अभी आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज़ है एग्ज़ाम से पहले, बिफोर एग्ज़ाम। बिफोर एग्ज़ाम मीन्स जैसे ही हम बात करेंगे बिफोर एग्ज़ाम की, तो बिफोर एग्ज़ाम का मतलब कि अभी से लेकर के और एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या क्या काम अब करना है। तो एक चीज़ बंधु जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा वो है कि अब कुछ किसी भी नए चीज़ को पढ़ने से बचें। नए चीज़ को अब न पढ़ें। अब अगर आप नए चीज़ को न पढ़ेंगे तो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होगा, दूसरा जो महत्वपूर्ण सजेशन होगा, वो सजेशन क्या होगा कि नए चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज करना है। आपको रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो न्यू चीज़ को नहीं पढ़ना है, रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और तीसरा काम यहीं पर करना है आपको, तीसरा काम यहीं पर आपको करना है कि स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, तनाव को नियंत्रित करना है। तनाव को अगर आप नियंत्रित करना चाहें तो बस 2-3 सिंपल चीज है। सिंपल चीज कि आप जिस काम में अपने आप को बेहतर महसूस करते हो, जिस काम में आप रिलैक्स लेते हो, उस काम को करें। किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता होगा, किसी को पढ़ना अच्छा लगता होगा। हो सकता है बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो एग्ज़ाम हॉल के गेट तक जाकर के पढ़ते रहते हैं, वहाँ तक में भी वो अपने आप को उलझाए रहते हैं ताकि अंतिम समय तक कॉपी किताब जो भी चुटका नोट्स वगैरह उसको उलटते रहें। तो इस काम में भी आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, इसमें भी अपने आप को लगाए रख सकते हैं। अगर आपको उसमें अगर ज़्यादा पढ़ने से भी ज़्यादा तनाव क्रिएट हो रहा हो तो आप पढ़ाई छोड़ दें। जो भी काम आपको मस्तिष्क को जो भी काम आपके दिमाग को कूल रखे, ठंडा रखे, आपको पेशेंस दे, उस काम को करना शुरू कर दें। किसी को चेस खेलने की आदत हो या कोई भी वीडियो गेम्स वगैरह मोबाइल पर अगर खेल रहे हो तो वो करें। अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेंगे तो आपका माइंड जो है वो आराम करेगा, उसके बाद बेहतर तरीका से एक्टिवेट होगा और वो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नया चीज़ अब ना पढ़ें, और जितना पुराना चीज़ आप पढ़ें उसको जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा वो उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रतिफल देने जा रहा है, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आपको वहाँ देने जा रहा है। दूसरा काम है कि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले तो आप 2 चीज़ यहाँ पर भी ध्यान में रखिएगा। एक तो कि एडमिट कार्ड को बार बार पढ़ लीजिए, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी प्रिपरेशन करनी हो, पेन वगैरह की वो प्रिपरेशन आप कर लें। पेन के साथ साथ आप ध्यान रखें कि पॉइंटेड पेन के जगह पर जो ऐसा पेन जो स्मूथ चलता हो, जिससे कलर करने में आपको सुविधा हो, तो इस तरह का पेन यूज करें। वो पेन अभी ही ले लें, अभी से ही उसको फ्रीक्वेंट बना लें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि नया पेन लेकर के आप चले और वहाँ पर वो चल ही नहीं रहा है या नया पेन के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सब चीज़ से बचने के लिए अभी से ही आप उसका 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें। और जो मोटे पॉइंट वाले पेन होंगे उस तरह के आप किसी पेन को लें। तीसरा काम करें कि
अपनी स्ट्रैटेजी में इस चीज़ को शामिल कर लें कि एग्ज़ाम हॉल में समय से पहले पहुंच जाना है। वो सुनिश्चित कर लें कि हमको एनी हाउ एग्ज़ाम हॉल के अंतिम समय आधे घंटे का जो समय है वो हम सेंटर पर गुजारें। जो सेंटर पर निर्धारित समय है उस निर्धारित समय से आधे घंटे पहले कम से कम हम सेंटर पर पहुंच जाएं। और चौथा चीज़ कीजिएगा कि जो भी आपके लिए नेसेसिटी, जिस चीज़ की आप नेसेसिटी महसूस करते हो एग्ज़ाम हॉल के बीच, ड्रिंकिंग वाटर की, जूस वगैरह, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते होंगे तो वो भी आप पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ पर जाएंगे, ताकि इसके लिए आपको उलझना न पड़े, इसके लिए आपको कोई तनाव न लेना पड़े। आप आराम से कूल और काम होकर के एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करेंगे। जब एग्ज़ाम हॉल में आप चले जाएंगे तो यहाँ की जो स्ट्रेटजी होगी ये थोड़ा सा फिर डिफरेंट होगी। फिर 3-4 एंगल से आप काम करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँच जाते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो, जो भी आपको OMR शीट मिलेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उस इंस्ट्रक्शंस का भली भांति सही तरीका से प्रयोग कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप रोल नंबर भरने में मतलब इतने हड़बड़ा जाते हैं कि रोल नंबर भरने में कभी गलती हो जाती है, कभी बबल को रंगने में गलती हो जाती है रोल नंबर वाला, तो वो सब गलतियां आप नहीं करेंगे। तो ये सब तो सामान्य समस्याएं उभर करके सामने आएगी। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो 2 प्रमुख समस्या आपके साथ आने जा रही है, जो पहली बार बीपीएससी चूंकि निगेटिव मार्किंग को इस बार इंट्रोड्यूस किया है और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स के काटे जाने की बात की गई है बीपीएससी के द्वारा। तो ये ध्यान में आप रखेंगे कि इस परिस्थिति में आपको एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो इसको पूरे 1 नंबर आपको मिलेंगे, और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर लेते हैं, तो वो एक सही नंबर जो मिला रहेगा उसको भी वो रॉन्ग कर देगा। मीन्स कि आपको 1 मार्क्स जो मिले रहेंगे उस 1 मार्क्स को भी ये खा जाएगा, ये उसको समाप्त कर देगा, ये उसको निगेट कर देगा। तो इस कारण से आप यहाँ पर थोड़ा सा बच के काम करेंगे। इसके कारण आप यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर के, थोड़ा सा कूल होकर के, थोड़ा सा काम होकर के काम करेंगे। कैसे? तो इसी चीज़ को आप देखें कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप क्वेश्चन पर एक सरसरी निगाह डालेंगे। सरसरी निगाह डालने का मतलब है कि 2 तरह से निगाहें डाली जाती है। हिंदी में 2 शब्द का यूज होता है, सिंहावलोकन और विहंगावलोकन। सिंहावलोकन मीन्स कि सिंह अपने शत्रु के आंखों में आंखें डाल करके और उसके पूरे सामर्थ्य को तौल लेता है, और विहंग मतलब चिड़िया क्या करती है, ऊपर ही ऊपर जाती है। वो ऊपर से ऊपर बस केवल ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए चली जाती है, उसको पता ही नहीं होता है कि नीचे में क्या चल रहा है। तो बस एक सरसरी निगाह डालते हुए चल जाना। तो आपको विहंगावलोकन से बचना है, चिड़ियों की तरह अवलोकन से बचना है, शेर की तरीके को अपनाना है। अपने पूरे प्रत्येक प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो पूरे प्रश्न के सामर्थ्य को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। और इसके लिए जरूरी क्या है कि प्रश्न के फर्स्ट लेटर से लेकर के अंतिम लेटर तक आप उसको पढ़ें, तभी आप पकड़ पाइएगा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। अब जब आप उस प्रश्न को इस तरीका से पढ़ लीजिएगा, तब आता है अगला टर्म कि प्रश्न को कैटेगराइज करने का। जब आप इस तरीका से प्रश्न पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद प्रश्न को कैटेगराइज करते जाएंगे। तो 3 कैटेगरी आपके पास आएगी। अभी तक आपने जितना भी एग्जाम दिया होगा या जो भी सेट बना रहे होंगे या जो कुछ भी करेंगे, वहां पर आप देखेंगे 3 कैटेगरी के प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला कैटेगरी का प्रश्न होगा जहां पर आप एकदम एक्यूरेट होंगे, आपकी एक्यूरेसी एकदम श्योर होगी, आप श्योर उस आंसर को जान रहे होंगे। तो ऐसे प्रश्न को एक तरफ छांट देंगे। छांट क्या लेंगे, मतलब प्रश्न को आप उठा के तो नहीं अलग कर सकते हैं, तो उसी में आप उसी समय उसके आंसर को, जो भी आपका प्रत्युत्पन्नमतित्व, आपका माइंड, आपका आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की है, आपका जितना आपका नॉलेज है, आपकी जितनी बुद्धिमत्ता है, ये सारी बुद्धिमत्ता उसका आंसर आपको उसी समय उपलब्ध करवा देगी और आप ऐसे प्रश्न को तुरंत सॉल्व करते हुए बढ़ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको डाउट होगा, डाउट वाले क्वेश्चंस आएंगे। और तीसरी एक कैटेगरी ऐसे प्रश्नों की आएगी जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते होंगे।
कुछ भी नहीं मालूम वाले प्रश्न होंगे। और ऐसे प्रश्न की संख्या याद रखिएगा हमेशा 15 से लेकर के 20 तक होगी, 15 से लेकर के 20 तक होगी। तो बंधु ये याद रखिएगा हमेशा कि 15 से 20 अगर इस तरह के प्रश्न हैं तो आप इस प्रश्न को टच करने से बचेंगे, आप ऐसे प्रश्नों को टच करने से बिल्कुल ही बचेंगे, ऐसे प्रश्नों को टच करने से बिल्कुल ही बचेंगे। मीन्स कि वैसा प्रश्न जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं, जिसके बारे में हमने न कभी पढ़ा है, न कभी सुना है, न कभी दूर दूर तक सोच सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से बचेंगे। ऐसे प्रश्नों पे किसी भी प्रकार का विचार ही नहीं बनाना है। दूसरा नंबर आ जाता है डाउट वाले प्रश्न का। तो यहां पर भी दो तरीके को अपनाना है। ऐसा प्रश्न जैसे ही आपके सामने आएगा आप दो तरीके को अपनाएंगे। सबसे पहला तो जो केबीसी वाला जो 50-50 है वो आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपने सीरियस होकर के पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने डेडिकेटेड होकर के बीपीएससी के सिलेबस की पढ़ाई की है, तो आप उस स्थिति में होंगे कि आप 50-50 ऑप्शन को यहाँ पर अपना सकते हैं। मीन्स कि दो ऑप्शन को आप छांट सकते हैं कि इस दो में से कोई एक होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि इस दो में से जब दो आप एलिमिनेट कर लेंगे तो उसके बाद वैसा नहीं करना है कि हनुमान जी के नाम पर पेन गिरा देना है या बाबा जी के नाम पर पेन गिरा देना है और बाबा जी पर छोड़ देना है। नहीं, यहाँ पर भी आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाएंगे। जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट को आपने पूरा अध्ययन किया है, तो उसके पूरे कंसेप्ट को देखिएगा, उसके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को देखिएगा। और इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आप आराम से यहाँ पर भी 50% क्वेश्चन में कम से कम आप बेहतर करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो आप पूरा समग्रता में उस प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे और यहां पर तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में आप रखिएगा, जहाँ डाउट वाले मामले आते हैं तो वहाँ पर अगर फर्स्ट राउंड में आप पढ़ रहे हैं उसी समय अगर आपके पास कोई विचार उत्पन्न हो गई हो जो लगे कि नहीं यही क्वेश्चन है, तो फर्स्ट राउंड वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, सेकेंड राउंड वाले को नहीं। क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर आप अक्सर होता है कि फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आप सही कर चुके होते हैं, सेकेंड राउंड में जाकर के कुछ अलग विचार आते हैं और आप उसको गलत करके आ जाते हैं। तो वो काम यहाँ पर नहीं करना है। तो फर्स्ट राउंड में जो आपने सोचा, फर्स्ट राउंड में जो आपको अटैक किया, फर्स्ट राउंड में जो आपका दिमाग आपको रिप्लाई दिया, उसी पर आप विश्वास करेंगे। इसके बाद बाकी प्रश्नों को आप छोड़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा चीज आता है एग्जाम हॉल में, ये तो हो गया निगेटिव मार्किंग को लेकर के। एक और बड़ी समस्या है ई ऑप्शन को लेकर के कि ई ऑप्शन के साथ निगेटिव मार्किंग है। पहले हमने निगेटिव की, अब हम दूसरी बार में हम ई के साथ निगेटिव की बात कर रहे हैं। तो ई के साथ निगेटिव की बात करते समय ये हमेशा ध्यान में आप रखेंगे कि ई ऑप्शन बीपीएससी के द्वारा इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो इसलिए नहीं किया गया था कि आपको कंफ्यूज किया जाए या आपको ज़्यादा परेशान किया जाए। इसलिए देखेंगे विगत 3-4 एग्ज़ाम के आंसर को उठा करके आप देखेंगे तो ई ऑप्शन का जो आंसर है किसी में 6, किसी में 7, किसी में 9 और मैक्सिमम अभी तक 10 से ज़्यादा एक आध बार ही गया है, वो भी बहुत पहले। नहीं तो ई ऑप्शन की संख्या फिर भी बहुत कम है। और अगर ई ऑप्शन वाले प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे, उसके नेचर को देखेंगे, तो आप जरूर देखेंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो सब्जेक्ट के कंसेप्ट पर आधारित है। मैक्सिमम केसों में, मैं नहीं कहता कि सब इसी चीज पर आधारित होंगे, मैक्सिमम केसों में, मैक्सिमम मामलों में। तो वैसी परिस्थिति में ऐसा बात नहीं है कि ई ऑप्शन एक बहुत बड़ा हर्डल आपके पास आ रहा है। नहीं, ई ऑप्शन पर आप तभी विचार करेंगे जब आप डाटा को लेकर के हेरफेर की स्थिति में इस पर कभी नहीं विचार करेंगे, क्योंकि डाटा वाले में ई ऑप्शन बहुत कम ही रहता है। कॉन्सेप्चुअल मामला जहां कहीं भी हो तभी जाकर के आप ई ऑप्शन को देखेंगे। और तब भी अगर आप पूरे जो शुरू में हमने आपको सजेस्ट किया कि पूरे प्रश्न को आद्योपांत जब पढ़ेंगे तो आप आराम से इस हर्डल को पार करने में सक्षम हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है। अब आता है तीसरा चीज, और एक चीज और आता है यहां पर उभर करके कि प्रश्न जब आपके हाथ में मिलते हैं
और प्रश्न का अलग अलग सीरीज है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, और सबके में प्रश्नों को अलग अलग, प्रश्न एक ही रहते हैं, प्रश्न को अलग अलग ग्रुप में केवल सजा दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक समस्या उभर करके सामने आती है कि आपने प्रश्न खोला और अचानक से आपको पता चला कि ला इसमें से तो कुछ आता ही नहीं है। अगला फिर पेज पलटे देखिल्ला, यहाँ भी हम गायब हैं। मीन्स कि ये जो 15 प्रश्न, जिसकी हम 15 से 20 प्रश्न की बात करें, ये आपके शुरुआत में ही आ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर हावी होने लगेगा, फिर आप स्ट्रेस की स्थिति में पहुंचने लगेंगे। बंधु, यहाँ पर बचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपको शुरू के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप लास्ट से प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे, लास्ट से भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप देखेंगे, बीच से पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी नहीं आ रहे हैं तो आप अपना कंफर्टेबल जोन खोजिएगा। जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, साइंस, कोई ना कोई तो आपका कंफर्टेबल जोन होगा ही। तो देखिए कि उससे जुड़ा हुआ प्रश्न कहाँ है, जो कंफर्टेबल जोन है वहां से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप खुद ब खुद फिर कॉन्फिडेंस में आना शुरू हो जाइएगा। तो ये तरीका को भी जरूर से जरूर आजमाइएगा। इसके बाद आता है एक और स्ट्रेटजी, रंगने की। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का पिछले 2 एग्जाम से हम जब एग्जाम के बाद कन्वर्सेशन होता है कि सर क्वेश्चन पेपर पर तो हमने सही कर लिया था लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला रंगने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण कुछ लोगों को दिक्कतें आती है। तो ये समस्या से बचने के लिए आप या तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ही रंगते चले जाएं, एक तो है कि आप क्वेश्चन सॉल्व किए रंगते चले गए, तो यहाँ पर स्लिप ऑफ पेन या स्लिप ऑफ माइंड की संभावना बहुत कम रहती है। ये ऐसा काम आप फर्स्ट राउंड में जो आप, जहाँ पर आप श्योर हैं, जहाँ पर आप एक्यूरेट हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर कुछ लोग हैं जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अंत में रंगना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ मेरा सजेशन होगा कि कम से कम 30 मिनट का समय, कम से कम 30 मिनट का समय वो बचा करके रखेंगे, ताकि रंगने से जो बच जाने का जो समय आ जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं हम रंग ही नहीं पाए, तो उससे वो बच पाएंगे। तो 30 मिनट कम से कम समय बचा करके रखेंगे ताकि वो रंग सके। और अंतिम सजेशन कि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे। आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है, अपने पूरे अध्ययन काल के दौरान आपने जितना कुछ पढ़ा है, उस पूरे पढ़ाई पर भरोसा रखेंगे, न कि अगल बगल ताक झांक और अगल बगल कौन बैठा है, क्या किया, वो क्या रंगा, वो क्या रंगा, ये काम नहीं करना है बंधु। इससे बचिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ आपने अपनी पढ़ाई पर विश्वास न करके इधर झांक लिए, उधर झांक लिए, वहाँ से कुछ आंसर मिल गया, उसके अनुसार आप अपना रंगना शुरू कर दिए और एग्जाम हॉल के बाहर आकर के फिर सबको गाली दे रहे हैं कि कैसे बेवकूफ़ों से पाला पड़ गया था, हम अपने जानते हुए प्रश्नों को गलत करके आ गए। तो इस चीज से भी बचना है। मीन्स कि ताक झांक, अगल बगल क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उन सब से आपको बचना है। उन सब से बच के अपने पर भरोसा करना है, अपने अभी तक की पूरी पढ़ाई पर भरोसा करना है। आप बेहतर परफॉर्म करके आइएगा, मेरा दावा है ये। इसके बाद एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऑप्शन को जब आप पढ़ते रहेंगे तो आप पूरे ऑप्शन को एक बार नहीं 2 बार कोशिश कीजिएगा कि पूरा ऑप्शन पढ़ें और प्रश्न के डिमांड को एक बार समझ लें। कभी कभी गलतियां कहाँ कहाँ पर हो जाती है, इसलिए कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन असत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो ये सब चीज में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। या उपर्युक्त में से कौन असत्य नहीं है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार जब माइन्यूटली पढ़िएगा, इसलिए हम कहते हैं कि शेर की तरह पढ़िएगा, चिड़िया की तरह नहीं। विहंगावलोकन नहीं कीजिएगा, सिंहावलोकन कीजिएगा। और इस तरह कूल होकर के, काम होकर के आप बेहतर कर सकते हैं इस एग्जाम में। और सबसे अंत में मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि
इतना आपका कॉन्फिडेंस, आपका बूस्टअप होना चाहिए कि पूरा का पूरा आंसर आपके पास है। ऐसा नहीं कि आंसर के लिए कहीं और से आपको कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने मौजूद है, बस उसमें से अपने निर्छिर विवेक का प्रयोग। जैसे हंस की कहानी पढ़ते हैं कि वो निर्छिर विवेक से संपन्न है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ दे, बस वही काम करना है कि आपके पास आंसर मौजूद है, उसमें से एक सही आंसर को चुन लेना है। तो बस इतना ही स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करेंगे, इतनी ही स्ट्रेटजी पर फोकस करके आप काम करेंगे तो आपका काम सफल हो जाएगा। आप जो आपको सोच के गए हैं, जहाँ तक आपने तैयारी कर रखी है, उस तैयारी के अनुसार आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी भरोसा करने के लिए, बाकी के लिए तो फिर आपके जो भी इष्ट होंगे, आप उस अपने इष्ट पर भरोसा कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। और एकदम स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम तनाव में मत आइए। और किसी भी प्रकार का अगर विचार, किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार आप पर हावी हो रहा हो तो उस विचार को उसी समय खत्म कीजिए। आपके कोई मित्र, आपके कोई शुभचिंतक, आपके कोई किसी भी प्रकार की चिंता करने वाले लोग हैं, वो अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक अवधारणा आपके पास पहुंचा रहे हैं तो आप उनसे आप दूरी बनाइए और आप एकदम कंसंट्रेट होकर के आप अपने परीक्षा केंद्र पर जाएं और बेहतर एग्जाम दे करके आए। मेरी शुभकामनाएं, सार्थक संवाद टीम की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी और आप बेहतर परफॉर्म करें, इस बात की मैं हमेशा आपको शुभकामना दूंगा। आप लोगों ने इतना समय हमारे साथ व्यतीत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अपना जो आंसर डिस्कशन प्रोग्राम होगा, मैं 12 तारीख को शाम में 7 बजे या 8 बजे से वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो उसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन रखेंगे यहाँ पर, और उसी दिन हम लोग रात में इस प्रश्न का जवाब आपके पास पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक यह भी अपेक्षा होगी कि आप उसको सुने। और अभी तक पिछले 2-3 एग्ज़ाम का जो अनुभव है, हम लोगों ने बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास पहुँचाया है। तो कोशिश करें कि आप हमारे इस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़े। और आपने इतना समय बिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आप सबों को ऑल द बेस्ट कहता हूं। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, सार्थक संवाद टीम की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट अगेन।